अभी मजा नहीं आया। हाउस द जोश। मुरार क्षेत्र की भूजल स्थिति आज बहुत डगमगा गई है। मैं चाहती हूँ कि जो मुरार क्षेत्र की जो नदियाँ थी, जो पुरानी नदी थी, वो सर आज नदी का रूप ना लेकर उसने नाले का रूप ले रखा है। तो सर हम चाहते हैं कि मुरार क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है और सर जो पर्यावरण से जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रही है, क्या सर हम इसके लिए कोई योजना बना पाएंगे? मोहिनी का बहुत महत्वपूर्ण केवल प्रश्न नहीं, लेकिन मोहिनी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मुद्दा क्या है? मुद्दा मोहिनी ने जो उठाया है वो केवल मुरार क्षेत्र की मेरी जनता को पानी मुहैया करने की योजना के आधार पर नहीं। मोहिनी ने जो मुद्दा उठाया है वो प्रकृति मां के साथ जुड़ा हुआ, और प्रकृति मां के बारे में अगर कोई सोच सकता है तो प्राथमिक तौर पर मेरी महिलाएं ही सोचेंगी। आज विकास की दौड़ में, प्रगति के दौड़ में पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हम प्रकृति के बारे में भूल चुके। और महात्मा गांधी जी ने मोहिनी एक बहुत अच्छा वाक्य कहा था। मैं अंग्रेजी में कहूंगा, फिर उसका अनुवाद करूंगा। बापू ने कहा था, मदर अर्थ हैज इनफ for everyone's need, but Mother Earth does not have enough for everyone's greed. प्रकृति मां के पास सभी के जरूरतों के लिए असीम क्षमताएं हैं, पर दुनिया भर के लोभ के लिए प्रकृति मां के पास उपयुक्त संसाधन नहीं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वही प्रकृति मां है जिसने हमें जन्म दिया। प्रकृति मां के बिना मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पर 20,000 साल पहले नहीं हो पाता। और आज जो आप वातावरण में एक बदलाव देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब अगर अवगुण आज पृथ्वी में है तो ये मनुष्य जाति के द्वारा ही बनाई गई। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छता अभियान। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं प्रकृति का सम्मान करना। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक पेड़ मां के नाम। वो पेड़ बीज के रूप में शुरुआत होती है, वट वृक्ष के रूप में स्थापित होती है और छाया आपको ही देगी। क्यों? क्योंकि मां सदैव बच्चों को छाया देती। और जो मोहिनी ने कहा, ग्वालियर में अनेक नदियां थी जो आज नाले में दोबारा परिवर्तित हो गई। ये स्वर्ण रेखा जिसे नाले के नाम पे हम लोग आज देखते हैं,
पूरे शहर का सूएज उसमें जाता है। ये 100 साल पूर्व स्वर्णरेखा नदी होती है। पुराने फोटो ग्वालियर के निकालोगे तो आप देखोगे कि महल से निकलती हुई ये स्वर्णरेखा नदी निकलती है। आज नाला बन, वही स्थिति मुरार नदी की बनी। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, नेता के आधार पर नहीं, मंत्री के आधार पर नहीं, लेकिन आपकी और हमारी ग्वालियर के नागरिक के आधार पर कि उस मां प्रकृति को मान सम्मान देके जो नदी से नाले में हमने परिवर्तित कर दिया, उसे नाले को नदी के रूप में दोबारा हमें बनाना होगा। ग्वालियर में नदियों की श्रृंखला होती थी, बांधों की श्रृंखला होती थी। मुरार नदी के साथ रमौआ बांध, जडरौआ बांध होते थे। आज सूखे खंडर की तरह दिखते हैं। अब आप ही कल्पना करो, 250 वर्ष 150 वर्ष पहले माधव महाराज ने हरसी बांध बनाया था भितरवार विधानसभा में। आज भी 150 वर्ष बाद विश्व का, एशिया का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध आज भी है। नए नए बांध बनते हैं तो रिसार्ट शुरू हो जाता है। मिट्टी का बांध बना है, कंक्रीट, सीमेंट, विमेंट, इल्ले, कुछ नहीं, मिट्टी का। लेकिन एक पानी का बूंद का लीकेज नहीं होता, एक बूंद नहीं। पुराने सिस्टम जो होते थे सर्वश्रेष्ठ होते थे, और इसलिए इन नालों को नदी में परिवर्तित करना पड़ेगा। और मंच पे बैठ रहे हैं मुन्ना लाल जी, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। मैं उनको दाद देना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं। जन सेवा के पथ पे लोग चलते हैं, राजनीति नहीं। राजनीति में नेता लोग आते हैं अपने कुर्ते को चमकाने के लिए। जो व्यक्ति जनसेवा में चलता है वो सामाजिक मुद्दों को पकड़ता है, जनता के विकास और प्रगति के मुद्दों को पकड़ता है। और जो एक क्रांति सभी के साथ मिलकर मुरार नदी के लिए शुरुआत की है, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में, और मोहनी आपके और आपके गर्ल्स कॉलेज की सभी बच्चियों को भी मैं निवेदन करूंगा, एक दिन नहीं पूरे समय में श्रमदान में भी लगो। जब आप लोग लगोगी ना, बाकी सब लोग शर्म के आधार पे भी आपके पीछे लाइन में लग जाएंगे। परिवर्तन लाना है तो हम लोग खाली बैठ के चर्चा करके परिवर्तन नहीं ला सकते, जमीन पे उतरना होगा, अपने आप उदाहरण देना होगा। आप उदाहरण दोगे, आपके पीछे 2 लोग लग जाएंगे, उन दोनों के पीछे 10 लोग लग जाएंगे, उन 10 के पीछे 100 लोग लग जाएंगे। और क्या वो एक कहावत है ना कि कोई लोग आते गए और कारवां। शुरुआत करोगे आप मोहिनी, मैं आऊंगा आपके साथ। आप डेट तय कर लेना, मैं आपके पीछे पीछे चलते रहूंगा। तैयार हो? यस सर, बिल्कुल। धन्यवाद। और मुरार नदी रमौआ बांध का पहला किश्त सफाई का, सौंदर्यीकरण का 2 दिसंबर 9 किलोमीटर का 29 करोड़ रुपए का भारत सरकार से मैंने स्वीकृत करवा दिया है। उसका कार्य चल रहा है। और दूसरे किश्त में 12.5 किलोमीटर
कि योजना का प्रावधान मैंने कर दिया है, ये कार्य खत्म होने के बाद उस कार्य को हम लेंगे, नंबर 1। और पानी पहुंचाने की योजना को भी स्वीकृति मिल चुकी है और मुरार नदी से पानी भी हमारे मुरार की जनता को पहुंचाई है। क्षमा चाहता हूं, छोटे प्रश्न का लंबा उत्तर दे दूं। पर तैयार हो गई? गीता तोमर है और मैं कैडेट बीएससी की छात्रा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसा कि सब जानते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करते हो, तो कुछ छात्राएं जो पढ़ाई के साथ साथ भी काफ़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है और कुछ मैरिड छात्राएं जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कॉलेज आती है, तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और वो मैनेज नहीं कर पाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ तरीके बताएं आप, जिससे कि हम लोग फुल कॉन्फिडेंस से अपना एग्ज़ाम दे पाएँ और उसको क्लियर कर पाएँ, मतलब तरीके जो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए होते हैं। आधुनिक युग में हम लोग सोचते थे, निकिता, हम लोग सोचते थे जब हम लोग बच्चे होते थे कि एग्जाम का बहुत स्ट्रेस होता है, पर अब जब हमारा जमाना निकल गया, और मैं आपको अपनी आयु नहीं बताऊंगा, नहीं तो अब आने वाली पीढ़ी को मैं देखता हूं, तो जो स्ट्रेस आप लोगों के ऊपर आती है बहुत ज्यादा आता है, और सबसे महत्वपूर्ण होता है जिंदगी में स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब मेरी आदत है, मैं थोड़ा अलग प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। मैं जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता और मेरा ड्रेस साफ नहीं होता, मैं सोता नहीं। तो रात के कभी 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। पर 2-3 अनुभव के आधार पर 2-3 चीजें जिसने मुझे मदद की, मैं आपके समक्ष रखूंगा। पहला चीज है कि कोई भी जो बहुत बड़ी चुनौती दिखती है या बहुत बड़ा लक्ष्य दिखता है, अगर उस बहुत बड़ी चुनौती या लक्ष्य को आप छोटे छोटे भाग में बांट दो, तो वो लक्ष्य की पूर्ति करना ज्यादा आसान होता है। उदाहरण मैं आपको दे दूं, जब मैं स्कूल में था, और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर बहुत परिवर्तन आया, पर हमारे जमाने में हम लोगों के केवल फाइनल्स होते थे, और आप जितने भी परिश्रम पूरे साल कर रहे हो, वो फाइनल ही तय करता था आपका ग्रेड क्या होने वाला है। अब रटो, पूरी रात जागो, फाइनल देना है, प्रेशर बहुत है। पर सदैव मैंने ये देखा है, जब मैं विदेश में गया, मैं हार्वर्ड में गया, अगर साल भर आपने एक चैप्टर का अध्ययन अच्छे से किया हो, उस चैप्टर की नोट्स आपने बनाई हो, समय समय पर आपने रिवीजन किया हो, तो जब फाइनल आएगा तब आपका लोड बहुत घट जाएगा। तो अगर आप अपने सिस्टम में रेगुलर होंगे तो फाइनल परीक्षा में बहुत आसानी आ जाती है। हम जब बच्चे थे, अब आपके जमाने की मैं नहीं बात कर रहा, पर हम लोग पूरे साल इतना पढ़ाई नहीं करते थे। हम लोग इंतजार करते थे फाइनल के टाइम पे, और जब फाइनल आ रहा है तब ट्यूशन लो, पूरी रात पढ़ो, और रटते रटते जाओ, और सुबह एग्जाम दे दो, घर आके फिर सो जाओ। पर अमेरिका जाकर ये जो अनुभव मुझे हुआ कि अगर रेगुलर हो गए तो इसके 2 लाभ हैं। एक, फाइनल के समय में आपका लोड कम होता है, और दूसरा, अगर पूरे साल आप रेगुलर हो गए, ज्यादा चीज हजम हो जाती है, आपके मस्तिष्क में एंटर हो जाती है। अगर पूरा क्रैम करोगे केवल फाइनल के समय में, लिया अंदर, डाला पेपर में, दिमाग से बाहर। एक तो ये।
दूसरा मैं आपको कहूंगा, अपने दिनचर्या को सदैव बांट के रखो। पढ़ाई जरूरी है और मजबूरी भी है, जरूरी भी है और मजबूरी भी है, पर पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा समय सदैव अपने स्वास्थ्य के लिए भी निकाल के रखो। जितनी भी आपकी व्यस्तताएं हो, आधा घंटा हो, 45 मिनट हो, अपने शरीर के लिए निकाल के रखो। चाहे आप योग करो, या आप तैराकी कर रही हो, या आप कोई बैडमिंटन या सॉकर या क्रिकेट खेल रही हो, स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा समय, आधा घंटा 45 मिनट रोज निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आधार पर फिजिकल एक्टिविटी के आधार पर शरीर में एंडोर्फिन सिक्रीट होता है। एंडोर्फिन को कहा जाता है हैप्पी हार्मोन, जो आपके शरीर को खुश करता है। तो वो हार्मोन को भी वाइटलाइज करना बहुत जरूरी है। आपके शरीर भी फिट होगा, वो अलग बात है, पर मानसिक प्रभाव भी एक्सरसाइज का व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो 45 मिनट में, आधा घंटे में कोई टेंशन की बात नहीं सोचते। अगर ट्रेडमिल पे हो तो कितने रफ्तार पे मैं भाग रहा हूं, अगर क्रिकेट के मैदान पे हो तो कितने रन बन रहे हैं, अगर सॉकर हो तो लेफ्ट आउट को पास करूं या राइट आउट को पास करूं, दिमाग अलग चीज पे चला जाता है। और तीसरी बात, खान पान का सदैव रेगुलर सिस्टम रखें। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स को आप कॉम्प्रोमाइज करोगे मेंटल टेंशन के आधार पर। क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। जिंदगी में मुंह से जो निकलता है उस पर ध्यान रखना, शब्दों का प्रयोग और मुंह के अंदर क्या जाता है उस पर भी ध्यान रखना, क्योंकि उसका प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ता है। अब जलेबी, कचौड़ी, समोसा, उसके बदले में श्री अन्न लो। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी था पिछला वर्ष भारत का, और ये भारत का एक सांस्कृतिक पुराना खान पान है, तो अपने खान पान पे भी ध्यान रखो। ये तीन चीज, और चौथी चीज मैं कहूंगा जो मुझे थोड़ा आराम देती है, सबको नहीं, पर दिन में थोड़ा समय थोड़ा संगीत को भी सुनो। संगीत से आराम अपने आप आता है। पढ़ाई भी कर सकती हो संगीत को सुनते सुनते। कॉलेज में मैं पेपर्स लिखता था कंप्यूटर पे, संगीत बैकग्राउंड पे होता था, मेरे कंसंट्रेशन को कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। म्यूजिक, फिजिकल एक्सरसाइज, खान पान और रेगुलर अपने सेशंस को आप बनाते रहें।